Now next example based on friction concept is like this. Say that ये wedge है हमारे पास, angle is theta. इस wedge के ऊपर ये block placed है. Now we have seen this in laws of motion कि अगर कोई friction नहीं है तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को आगे लेके जाएंगे with an acceleration of g tan theta तो ये block with respect to wedge slip नहीं करेगा. Both will move as a single body. ऐसे आगे की ओर जाएंगे दोनों. Now the question is, यहाँ पे friction coefficient है mu. अब हमें बताना है what is the maximum value of this acceleration so that ये दोनों as a single body आगे move करें. क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा acceleration कर दिया then it may be कि ये ऊपर slip करना शुरू कर दे. So we have to find that maximum acceleration जहां तक ये दोनों साथ साथ एक सिंगल बॉडी की तरह इस तरह से ये वेज के ऊपर ये ब्लॉक है ऐसे. आफ्टर सम टाइम ये पूरा सिस्टम आगे आके यहां पहुंचेगा. इस तरह से ये साथ साथ आगे की ओर मूव करेंगे. सो इन दिस केस अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इस पे ये नॉर्मल रिएक्शन है n, इसका वेट एक्ट कर रहा है mg नीचे एंड फ्रिक्शन यहां पे आएगा. और क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन है मतलब इस एक्सेलरेशन से बियॉन्ड अगर हम गए तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा. इस ब्लॉक की वेज पर स्लिप करने की टेंडेंसी ऊपर है तो फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन एक्ट कर रहा होगा F. कन्वीनियंस के लिए हम इस ब्लॉक का मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ऑन द वेज मतलब वेज के रेफरेंस फ्रेम से एनालाइज करेंगे. तो इन तीन रियल फोर्सेस के अलावा हमें शूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा. दैट इज लेफ्ट साइड MA. जैसे जैसे हम इस एक्सेलरेशन को इंक्रीज करते जाएंगे इस ब्लॉक की अपवर्ड स्लिप होने की टेंडेंसी इंक्रीज करती जाएगी. व्हाई? बिकॉज ये नॉर्मल रिएक्शन, अगेन मैं फोर्सेस दिखा रहा हूं एंड फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइन. ये mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, mg sin थीटा. सो दिस वन इज mg sin थीटा एंड दिस वन इज mg cos थीटा. फ्रिक्शन को अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे. ये शूडो फोर्स का कंपोनेंट ma cos थीटा, ma sin थीटा. सो दिस पार्ट इज ma cos थीटा एंड दिस पार्ट ma sin थीटा. जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन इंक्रीज करते जाओगे A इंक्रीज होता जाएगा, शूडो फोर्स का ये कंपोनेंट इंक्रीज होता जाएगा, इस ब्लॉक की ऊपर मूव करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी. तो जो डाउनवर्ड फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. एक स्टेज आएगी ये फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा दैट इज F इक्वल्स म्यू n. इस वक्त जो एक्सेलरेशन है दैट इज मैक्सिमम. इसके भी बियॉन्ड अगर आप गए अब ये फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा इस ब्लॉक को ऊपर जाने से. सो अगेन ये F इक्वल टू म्यू n लेके अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अभी भी ये वो स्टेज आ गई जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, ब्लॉक अभी भी इस ऑब्जर्वर को रेस्ट पर दिख रहा है. तो सारे फोर्सेस बैलेंस करेंगे. n की वैल्यू आएगी हमारे पास mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा आएगी. दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस आएगा. तो इसका मतलब ये जो म्यू n है इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी दिस म्यू n प्लस mg sin थीटा इक्वल्स ma cos थीटा. तो म्यू n की वैल्यू आएगी ma cos थीटा माइनस mg sin थीटा. इन इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे, n हमें एलिमिनेट करना है. तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास g cos थीटा प्लस a sin थीटा अपॉन a cos थीटा माइनस g sin थीटा. इसे सॉल्व करके द वैल्यू ऑफ a विच वी गेट इज दिस a इक्वल्स g टाइम्स दिस इज म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा. ये हमारा फाइनल आंसर है. यू नीड नॉट टू रिमेंबर. सिमिलर केस हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड्स में आएगा.
मैक्सिमम वेलोसिटी से रिलेटेड, वो एंड रिजल्ट आपको ध्यान रखना होगा। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। अगर आप यहाँ पे म्यू को 0 कर देते हो, दिस म्यू इक्वल्स 0 हेयर फ्रिक्शन, मतलब ये स्टैंडर्ड केस आ गया स्मूथ सरफेस। उस केस में ये की वैल्यू थी g tan थीटा, स्लिपिंग नहीं हो रही थी। सो म्यू को अगर 0 करो, दिस पार्ट गॉन, दिस इज गॉन, a equals g sin theta by cos theta, that is tan theta. Now the next case is like this. अगर ये वेज का ये एंगल थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू है, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, इस केस में ये ब्लॉक खुद ब खुद नीचे आएगा, बिकॉज ये जो फोर्स है mg साइन थीटा, इसकी वैल्यू फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू म्यू mg cos थीटा को एक्सीड करेगी, तो ये ब्लॉक अपने आप ही नीचे आएगा, बिकॉज दिस वैल्यू इज लेस। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर है। नाउ इस केस में अगर हम इस ब्लॉक को, इस वेज को पुश करना शुरू कर दें, ये वेज जब आगे चलना शुरू करेगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा a। अगर हम इस ब्लॉक को वेज के रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे तो शूडो फोर्स आएगा पीछे ma, उस शूडो फोर्स का कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा, एंड दैट कंपोनेंट प्लस फ्रिक्शन बदल जाएगा, फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेट करने पर नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर नहीं रहेगा, इट विल चेंज। सो अगर आपने एक्सेलरेट किया, यहां पे शूडो फोर्स का कंपोनेंट ऊपर आएगा, वो शूडो फोर्स का कंपोनेंट ऊपर प्लस फ्रिक्शन ऊपर, मे बी दे विल बैलेंस दिस वन। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट मिनिमम एक्सेलरेशन एट विच वी शुड मूव दिस वेज सो दैट ये ब्लॉक नीचे ना जाए। एक एक्सेलरेशन की रेंज आएगी, एक मिनिमम वैल्यू से एक मैक्सिमम वैल्यू तक, जो अभी हमने पीछे सॉल्व किया, ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से कम होता, फिर तो मिनिमम वैल्यू का कोई कंसेप्ट ही, फिर तो ब्लॉक ने वैसे ही स्लिप नहीं करना था नीचे की ओर। ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, तभी वी कैन सर्च दिस मिनिमम एक्सेलरेशन सो दैट ब्लॉक नीचे ना जाए। तो अगर हमें ये मिनिमम एक्सेलरेशन ढूंढना है, देन इस ब्लॉक पर अगेन ये फोर्स आएगा mg sin थीटा, वेट का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, शूडो फोर्स जो हम इधर दिखाएंगे उसके कंपोनेंट्स आएंगे ऊपर की ओर ma cos थीटा, इस तरफ ma sin थीटा। अब इस ब्लॉक की स्लिप होने की टेंडेंसी है नीचे, तो फ्रिक्शन ऊपर, बस ये चेंज है एज कंपेयर टू दैट मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो फ्रिक्शन अपवर्ड, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू जैसे ही म्यू एन के बराबर, लिमिटिंग वैल्यू, इसका मतलब अब ये वो वैल्यू है जहां पर स्लिपिंग यू कैन से दैट जस्ट सीज, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम आप इस ब्लॉक को स्टेशनरी मान रहे हो। तो इन सारे फोर्सेस को बैलेंस करके सिमिलर वे में हम सॉल्व करेंगे, वी गेट द आंसर। नाउ वी डिस्कस टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन अ फ्लैट सर्कुलर रोड। सपोज दैट ये इस तरह से टॉप व्यू हमें दिखाई दे रहा है किसी राउंड अबाउट का, कोई एक सर्कुलर रोड है, ऐसे फ्लैट है, बैंकिंग नहीं करी हुई हमने, फ्लैट सर्कुलर रोड है, सेंटर यहां पर है इसका, रेडियस इज r, ये व्हीकल है, टॉप व्यू हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब वेट अंदर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन बाहर की ओर। दिस कार और एनी व्हीकल इज टेकिंग टर्न लाइक दिस, तो इसका वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, दिस इज द टॉप व्यू, तो mg अंदर n बाहर, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है व्हीकल v से। टर्न होने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r, एंड से दैट इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो इस व्हीकल के टायर्स पर आएगा, कार आगे जा रही है, रोड रेस्ट पर है, रिलेटिव मोशन है, बट इस व्हीकल के टायर का जो कांटेक्ट पॉइंट है दैट इज नॉट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग मोशन में है वो। सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अगर हार्ड ब्रेक अप्लाई करी, स्किड कर रहा है व्हीकल, तो फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, बट इस केस में स्टैटिक, और उस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड आएगा, बिकॉज दिस
turning vehicle is having a tendency of slipping outward, जिसको हम centrifugal force से समझ सकते हैं. When we are inside car, we are taking turn, so we tend to move outward. We explain it with the help of centrifugal effect. Basically, it is inertia due to which we tend to move outward. So, ये F centripetal force provide करेगा. So, this F equals m v square by r, जहां पे m इस व्हीकल का along with passengers, इसका टोटल मास है इस व्हीकल का. n की वैल्यू mg के बराबर है. जैसे जैसे ये स्पीड इंक्रीज होगी, नाउ हियर वेरी केयरफुल, ये स्पीड इंक्रीज अगर हो रही है तो कंसेप्ट बदलेगा थोड़ा सा. आई वॉन्ट टू से, सपोज दैट ये कार 40 किलोमीटर पे आई और ऐसे क्रॉस कर गई, अगली कार 60 पे आ रही है, मतलब कार की स्पीड फिक्स है थ्रू आउट द मोशन व्हेन इट इज टेकिंग टर्न. तो जैसे जैसे ये स्पीड और हायर होगी, और कार आई हायर स्पीड पे, तो एफ की वैल्यू और ज्यादा चाहिए होगी. अनदर कार और ज्यादा हाई स्पीड पे, एफ की वैल्यू और ज्यादा चाहिए होगी. ऐसे करते करते ये एफ की वैल्यू म्यू एन इसे एक्सीड नहीं कर पाएगी. सो जब ये केस आ जाएगा, वो व्हीकल जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, कांस्टेंट है बट इतनी ज्यादा है कि फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड. स्क्वायर बाय आर, एन की वैल्यू एम जी है, तो ये आएगा म्यू एम जी इक्वल्स एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर. तो यहां से हमारे पास मैक्सिमम स्पीड आ गई अंडर रूट म्यू जी आर. दिस इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच दिस व्हीकल कैन टेक टर्न व्हेन इट इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड. अगर कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में टर्न लेते हुए अगर इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, सपोज दैट दिस इज द सर्कुलर पाथ, ये फ्लैट सर्कुलर रोड है. पिछला केस हमने देखा था स्पीड थ्रू आउट यूनिफॉर्म थी, अब स्पीड इंक्रीज हो रही है. तो सपोज दैट ये व्हीकल किसी जनरल इंस्टेंट पे अगर इसकी स्पीड v है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है at. वी नो दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. देन ये सर्कुलर पाथ का सेंटर, ये रेडियस r, इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन चाहिए, दैट इज v स्क्वायर बाय r. तो इसका मतलब अब इस व्हीकल को इस डायरेक्शन में भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, इस डायरेक्शन में भी स्पीड बढ़ाने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, सर्कल में टर्न लेने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए. ये दोनों फोर्सेस प्रोवाइड होंगे बाय फ्रिक्शन. तो इस केस में अब अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सो दैट इस फ्रिक्शन का cos थीटा कंपोनेंट F cos थीटा will provide centripetal force mv square by r and F sin theta will provide tangential force m times at. इन इक्वेशंस को आप स्क्वायर करके ऐड करोगे, आपको F की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ m v स्क्वायर बाय r होल स्क्वायर प्लस m टाइम्स at होल स्क्वायर. अब अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एट व्हाट स्टेज दिस कार विल बी ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो आप इस f की वैल्यू को म्यू n रख दो, जहां पे n की वैल्यू mg के बराबर है. इस केस में अगर इस सर्कल में टर्न लेते हुए सपोज ड्राइवर ने ब्रेक लगाई कार पे, तो फिर टेंजेंशियल रिटार्डेशन आएगा, at बैकवर्ड आएगा, मोशन के अगेंस्ट आएगा. इन दैट केस फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सो दैट इसका रेडियल कंपोनेंट सेंट्रिपिटल फोर्स दे और टेंजेंशियल कंपोनेंट रिटार्डेशन प्रोड्यूस करे. नाउ सपोज वी हैव अ क्वेश्चन जहां पे ये व्हीकल इस सर्कुलर रोड पर इनिशियली रेस्ट पर है, इसकी इनिशियल स्पीड है 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में v इक्वल्स u प्लस at यूज कर सकते हैं. टायर्स और रोड के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6 और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 20 मीटर. और हमें ये बताना है कार स्टार्ट होने के कितनी देर के बाद ये कार इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, किस टाइम पे आके ये कार स्किड कर जाएगी.
सो एफ की वैल्यू बेसिकली हमें ढूंढना है म्यू एन के बराबर कब हो जाएगी। तो इन दिस केस वी ऑलरेडी हैव सीन एफ की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ एम टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस एम टाइम्स रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें गिवन है, रेडियल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाय आर, और v किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड, हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं टेंजेंशियल स्पीड, इनिशियल टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये मैं आपको मोशन इन 1D के रिवीजन में बता चुका हूं। वैसे तो हम v इक्वल्स यू प्लस एटी अलॉन्ग पर्टिकुलर एक्सिस यूज करते हैं। सर्कुलर मोशन में या किसी भी कर्वी लीनियर मोशन में अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड ढूंढने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। तो किसी भी टाइम पे ये स्पीड आ जाएगी, एक्सेलरेशन है 2, सो दिस इज 2t। यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन हम रखेंगे v स्क्वायर बाय आर, एंड टू फाइंड स्लिपिंग कब शुरू होगी, f को म्यू mg के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस f is mu mg, this is equal to under root of this m times at, at की वैल्यू 2 है, so 2m स्क्वायर प्लस m v स्क्वायर बाय r होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज नोन है एक्सेप्ट फॉर दिस टाइम। v की वैल्यू आप यहाँ पे 2t सब्स्टिट्यूट करो, रेडियस भी नोन है, m कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट t रेज टू द पावर 4 इक्वल्स 800। सो यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा 800 पावर 1/4।